हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भारत के जो वन हैं उन्हें मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, सुरक्षित वन। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन। और तीसरा है अनक्लास्ड अवर्गीकृत फॉरेस्ट। जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये परमानेंट फॉरेस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है उस राज्य और केंद्र सरकार का जो विभाग है उसे नियंत्रित करता है। और इनके कारण जो है जो लकड़ी, सूखी लकड़ी का जो है वो आवश्यकताओं की पूर्ति लगातार और पारिस्थितिकी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड दे कवर अबाउट 54% एंड 29% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया रेस्पेक्टिवली। जो तीसरा जो वर्गीकरण है, जो वर्गीकृत है या अनक्लास्ड फॉरेस्ट अमाउंटिंग अबाउट 17% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज लार्जली डिग्रेडेड, अनप्रोडक्टिव एंड अनप्रॉफिटेबल। ये मैप के अंदर आप देख सकते हो दोनों का रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मार्किंग किया हुआ है। जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है स्टूडेंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। द मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मैंने अभी डिस्कस किया था। जो वन संपदा है उसका अधिकांश जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहता है और भारत और केंद्र, स्टेट एंड राज्य और केंद्र सरकार का जो वन विभाग है उसे नियंत्रित करता है। सम ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो भी इसको नियंत्रित करते हैं वो। और इनके इन जो उत्पाद इनसे प्राप्त होते हैं उसे उद्योगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लगभग नेग्लिजिबल जो पोर्शन है वो प्राइवेट ओन है, वो 1% के आसपास है। एंड सम ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इन मेघालय, उड़ीसा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश आर प्राइवेटली ओन्ड, जो पूर्णतः जो है प्राइवेट है। जो तीसरा जो वर्गीकरण आता है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, ये अपन ने अभी तक कॉनिफॉरस, ब्रॉडलीफ, इनके बाद दोनों वनों के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है कि ये जो कॉनिफॉरस ट्रीज़ हैं ये बहुत बड़े इलाके के अंदर, और ये मुख्यतः जो है वो दे आर कन्फाइंड टू द हिमालयन रेंजेस, ऊंचे भागों के अंदर, पहाड़ी भागों के अंदर ही ये वनस्पति पाई जाती है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, देवदार है, चीड़ है, फर है आदि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आर्थिक इनका आर्थिक महत्व काफ़ी अधिक है। They are not properly exploited due to their inaccessibility to the terrain and lack of transport facility। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं पहाड़ी भागों के अंदर, हिमालयाज के अंदर है, इन वनों तक अभी पहुँच नहीं पाई है और इनका अधिक विदोहन नहीं हुआ है, अभी सुरक्षित है ये। दूसरी कैटेगरी है कंपोजिशन के आधार पर, दैट इज अ ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। पत्तियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और पत्तियों का आकार अपन ने पिछले लेक्चर से पढ़ा था, ये उष्ण कटिबंधीय, जहाँ तापमान और वर्षा दोनों परिस्थितियाँ अधिक होगी वहाँ ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। और भारत का लगभग 95% जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंट्री का, वो साल टीक, दो महत्वपूर्ण है, दो महत्वपूर्ण वृक्षों की प्रजातियाँ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। एंड दे कवर अबाउट 16.55% and 13.82% of the total area under the broadleaf forest respectively। नाउ इस ब्रॉड लीव्ड के अंदर जो है वो, क्योंकि ये उन इलाकों के अंदर है जहाँ पर तापमान और वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो एक बांस का प्रोडक्शन जो है इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके अतिरिक्त जो है वो रोजवुड है, काफ़ी सारी ये वनस्पति है जो कि उष्णकटिबंधीय पाई जाती है। जो चौथा क्लासिफिकेशन आता है वो विदोहन के आधार पर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लॉइटेबिलिटी। आपने वृक्षों का कितना अधिक आपकी अप्रोच है और विदोहन किया हुआ है उस रेफरेंस में आता है। और एक्सप्लॉइट जो एक्सप्लॉइटेबिलिटी है वो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आता है कि एक वो बनना आएंगे जो कि टोटली एक्सप्लॉइटेबल हो गए हैं, दूसरा है पोटेंशियली अभी तक उन तक पहुंच नहीं हो पाई है, घने पहाड़ी भागों के अंदर या आंतरिक क्षेत्रों के अंदर मार्ग नहीं होने के कारण वो अभी इस चीज़ से बचे हुए हैं। और तीसरा है अदर बचे। अबाउट हाफ और फॉरेस्ट आर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो रेल रोडों का एक काफ़ी बड़ा जाल बिछा हुआ है, तो अधिकतर जो फॉरेस्ट है
आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उसको हमने विदोहन कर लिया है, हमारी पहुंच हो गई है। और मोस्ट ऑफ देम सप्लाई नॉन कॉनिफरस, ये मैंने डिस्कस अभी पहले किया था, क्योंकि ये कॉनिफरस जो पौधे हैं ये सारे के सारे पहाड़ों के आंतरिक भाग में, हिमालयाज के आंतरिक भागों में है, तो वहाँ तक नहीं हुआ है। और about one fourth of the forest are potentially exploitable. Both the exploitable and potentially exploitable forest occurs in Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Western Ghats, Satpura, Michael, that is Michael Ranges, Chota Nagpur Plateau, Andaman Nicobar Islands, Odisha and adjoining area of the Andhra Pradesh and Chhattisgarh. Now the large portion of our forest is काफ़ी बड़ा इलाका है जो इनएसेसिबल है, जिस तक पहुंच अभी हो ही नहीं पाई है। फॉर इफेक्टिव एक्सप्लोइटेशन एंड आल्सो टर्म्ड एज ए नॉन मर्चेंटेबल, इसका मतलब व्यापारिक दृष्टि से अभी विद्यमान हो नहीं पाया है। दे लाई इन द हायर रीचेज ऑफ द हिमालयाज, मैंने डिस्कस किया था, ये अधिकतर वो क्षेत्र है जो कि हिमालयाज के आंतरिक भागों में और अधिक ऊंचे भागों के अंदर स्थित है। द एरियाज आर कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सो। नाउ स्टूडेंट्स, अब आता है कि हमें वृक्षों से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसके अंदर हम दो कैटेगरी रखेंगे। दैट इज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसमें जैसे कुछ घासें हैं, डाइज है, टेन्स है, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, फाइबर्स मिलता है, लीव्स मिलती हैं, कुछ ड्रग्स मिलती हैं, स्पाइसेस मसाले के तौर पे मिलते हैं, एडिबल प्रोडक्ट्स हैं जो खाने के लिए हमारे काफ़ी सारे फल फ्रूट हैं वो इन पौधों से प्राप्त होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट है जैसे लाख है, ये जीव है जो कि पौधों पर रहता है और उससे लाख का उत्पादन भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। जो पहली कैटेगरी आती है ग्रासेस की आती है, इसके अंदर जो है प्राप्त होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उनसे घास है, और घास के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की घासें हैं, बम्बू, बांस है, केन्स हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं जो भारत में मिलती हैं उसके अंदर दो महत्वपूर्ण ग्रासेस हैं। उसमें एक जो घास महत्वपूर्ण घास है वो सबाई कहलाती है। और ये जो घास है ये सबाई एंड भवर, ये दो महत्वपूर्ण घास है, इम्पोर्टेंट घासेस विच प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री। हमारे कागज़ उद्योग के लिए ये आधार है। और ये दोनों जो घास हैं इट इज़ पेरेनियल, जैसे रिवर के संबंध में पढ़ा था कि निरंतर वाहिनी है, तो ये वर्ष भर हमें ये घास हमें प्राप्त होती रहती है। और इस कारण से जो है वो हमारी जो कागज़ उद्योग है उसको कच्चा माल जो है प्राप्त होता है। और ये जो घास जो है ये हिमालय, सब हिमालयाज़ का ट्रैक्स है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। और यही जो सबाई घास है इज़ कलेक्टेड एंड सप्लाइड टू द पेपर मिल्स। कंटिन्यूसली पेपर सप्लाई होता है और जिससे कि हमें कागज़ उपलब्ध होता है। एक महत्वपूर्ण घास की वैरायटी जो मिलती है जो कुश कहलाती है, ये ग्रास है दैट इज़ मेकिंग फॉर द कूलिंग स्क्रीन्स। एक महत्वपूर्ण जो है गांव में मिलती है मूंछ, ये काफ़ी ऊंची ग्रास होती है, वो चिक्स हैं, स्टूल्स हैं, चेयर्स हैं, किसी को बनाने के लिए काम में आती है। एक महत्वपूर्ण है बांस। बांस जो है जैसा कि आपको विदित है कि इज कॉल्ड द पुअर मैन्स टिम्बर, एज इट प्रोवाइड द चीपर मटेरियल फ्रॉम द रूफिंग है, क्योंकि गरीबों का एक आवास बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण साधन है बांस। और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, काफ़ी सस्ता उपलब्ध होता है। तो पहाड़ी भागों के अंदर भी जो मकान जो है उसमें बांस का उपयोग काफ़ी किया जाता है, वो छत डालने के लिए, वॉल दीवारों को में फ्लोरिंग के लिए, ये आदि विभिन्न बास्केट है, बांस का विभिन्न उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में जो है वो टूरिज्म पर्यटन की दृष्टि से भी एक बांस के प्रोडक्ट्स का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स। पेपर एंड न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के अंदर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। एक महत्वपूर्ण जो केन, केन जो है वो भी वनों से प्राप्त होता है, और अबेंडेंटली इन मॉइस्ट फॉरेस्ट जहाँ पर आर्द्रता की स्थिति है वहाँ पर केन का उत्पादन होता है। और उसके अंदर जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, केरला है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल है, मिजोरम, मेजर दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द केन इन इंडिया। कुछ जो है आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु एंड झारखंड में मिलता है।
छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है। नाउ केन का जो जो मेनली यूज्ड इन मेकिंग दी स्ट्रिंग्स है, रोप्स है, रस्सियाँ बनाने में, मैट्स का बनाने में, बैग्स बनाने में, बास्केट्स का है, फर्नीचर है, आदि अम्ब्रेला आदि हैंडल्स, पोर्टेबल आदि विभिन्न आइटम्स को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाउ अगला जो प्रोडक्ट जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, large number of the plants, the trees which grow in the Indian forest, several types of the oils, विभिन्न प्रकार के जो है तेल उत्पादक मिलते हैं, जिनसे कि साबुन का निर्माण है, कॉस्मेटिक्स का निर्माण है, कन्फेक्शनरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टेक द एग्जांपल ऑफ द सैंडलवुड, चंदन, लेमन ग्रास, जो जिसके तेल काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो व्यापारिक दृष्टि से भी, इकोनॉमिकली भी काफ़ी, व्यवसाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला जो प्रोडक्ट जो हमें सीधा जो प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, दैट इज डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है, दैट इज एडिबल प्रोडक्ट्स। खाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जो फल फ्रूट हैं, वो फलों के रूप में हो सकते हैं, कुछ जड़ों के रूप में हो सकते हैं, कुछ मसालों के रूप में हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। खानों के जो पदार्थ, खानों के लिए जो आवश्यकताएं की पूर्ति है, वो इन वनों से प्राप्त होती है। और उसके अंदर जैसे अपन ने कहा है कि विभिन्न प्रकार के फल हैं, आम है, बेर है, जामुन है एंड सो ऑन, सारे पदार्थ जो है जो हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो है आंवला है, इमली है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, ये सभी जो है वो है जो कि पौधों से हमें प्राप्त होती हैं, और हमारी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पौधे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन पौधों से या फॉरेस्ट से कुछ एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था स्टूडेंट, लाख। ये जो लाख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और भारत कुछ बड़े उत्पादकों में से एक है। और जो लाख जो है, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जो वृक्षों के ऊपर रहता है, और उसके इस इंसेक्ट से जो है वो लार के फॉर्मेशन निकलता है, और पेड़ जो है पलाश है, पीपल है, कुसुम है आदि पर ये रहता है और इन पे पलता है, और इसका उत्पादन करता है लाख का। और ये जो क्षेत्र है जिनके अंदर ये प्रोडक्शन होता है, छोटा नागपुर, फ्लैट ऑफ झारखंड, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द वेस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, नदर्न उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड पंजाब। और इसका इसके अलावा जो है वो बहुत सारा पदार्थ जो मिलता है, इसका उपयोग जो है वो वार्निशिंग जो है, पॉलिश जो है, चमड़ा है, इन आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, दैट इज कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड द आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चार स्टेट्स इंडिया के। और ये जो चार स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इनका जो ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम द फॉरेस्ट इज फार ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर ऑन द फॉरेस्ट एक्टिविटी। मतलब वनों से जो इन्हें आय प्राप्त होती है, वो जो वनों पे जो ये व्यय करते हैं उससे अधिक है। और यही वो ये महत्वपूर्ण है, चारों चारों स्टेट से, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके अतिरिक्त इन चार प्रांतों के अंदर जो है जो आय प्राप्त होती है, वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज इज आल्सो अर्न्ड बाय द एक्सपोर्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन दी स्टेट्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अर्थात कि जो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये वन इन प्रांतों को दे रहे हैं आय। जो इनडायरेक्ट यूज़ के अंदर स्टूडेंट्स आता है, वो अपन ने पढ़ा है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है, बायोज्योग्राफी में पढ़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी आपने पढ़ा है। एक बहुत बड़ा कारक है जो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग द सोइल इरोजन, मृदा अपरदन के लिए ये काफ़ी सहायक है, और प्ले a significant role in preventing and controlling soil erosion by water and the wind। महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और जड़ें जो होती हैं, पौधों की जड़ें, फॉरेस्ट कवर जहाँ मिलेगा, वो मिट्टी के कणों को एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। इसके एक जड़ों के अंदर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोयल सफर, अगर मृदा पौधे नहीं होंगे
और पानी जो है वो फिर तेजी से बहेगा। और अगर पानी तेजी से बहता है, रन ऑफ इंक्रीजेस, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो जो रन ऑफ है, वो पानी के बहने का जो बहाव है वो काफ़ी तेज होगा, और वो तेज होगा तो उसका सीधा प्रभाव जो है मृदा की संरचना पर पड़ेगा, और मृदा को अपर्दित कर कर उसका स्थानांतरण परिवहन करेगा। इसके अंदर जो है उपजाऊ मृदा जो है उसको भी नष्ट करता है पानी। और ये इसका एक बहुत बड़ा जो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो बिगर सोचे समझे, recklessly destruction of the forest in Shivalik Hills, Western Ghats, छोटा नागपुर प्लेटो, and in the Deccan जो पहाड़ है, Deccan tableland, has resulted a serious problem of soil erosion, क्योंकि वनों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और मृदा अपरदन यहाँ एक समस्या बन गई है। नौ इसको अगर नियंत्रित करना है, सॉइल इरोजन को बचाना है, तो हमें वृक्षों को लगाना पड़ेगा और वृक्षों को काटना बंद करना पड़ेगा। दूसरा जो इनडायरेक्ट जो यूज ऑफ द फॉरेस्ट आता है उससे फ्लड कंट्रोल। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एंड द बायोज्योग्राफी के अंदर, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स ऑफ द ट्री एब्जॉर्ब मच ऑफ द रेन वाटर, वो अपने आप में अवशोषित कर लेती हैं, तो पानी का बहाव धीरे हो जाता है। और जब पानी का बहाव धीरे होगा तो वो अपरदन कम करेगा, और ये जो पानी अपरदन भी कम करेगा और पानी का जब बहाव धीरे होगा तो ये बाढ़ की स्थिति को भी नियंत्रित करता है ये। और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पानी का जो अभी ऊपर डिस्कस किया था, जो रन ऑफ हो, एक बायोज्योग्राफी में अपन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं रन ऑफ टाइम, कि जल का एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य जो पहुंचने का समय है, वो अगर वनस्पति नहीं होती है तो वो जो है वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचता है। और वनस्पति अगर अधिक होगी तो पानी धीरे धीरे पहुंचेगा, तो बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण है। द फॉरेस्ट कवर एक्ट्स एज ए रेन होल्डर्स एंड रेन बैंकर्स, दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो इनडायरेक्ट यूज है वो राजस्थान के संदर्भ में भी अपन स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चेक ऑन द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट्स। मरुस्थल को रोकने के लिए ये फॉरेस्ट है, जो वनस्पति है, बहुत सहायता करती है। जो हवा जो बहती है, यदि हवा बेरोक टोक बहेगी तो वो अपर्दन की मात्रा या अपने साथ जो है वो मिट्टी के कणों को उड़ा कर ले जाएगी। तो उनके बहाव में ये वृक्ष जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, और बाधा उत्पन्न करने के कारण ये है जो उन मरुस्थल की मिट्टी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और मरुस्थल को स्प्रेड करने से ये बहुत अधिक सहायता करते हैं। जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को संगठित भी करती हैं, पार्टिकल्स को संगठित करती हैं। अगर जड़ें नहीं होंगी, पौधे नहीं होंगे, तो मृदा जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और उसके कारण उसका परिवहन करना आसान हो जाएगा, वायु उसका परिवहन करेगी। वायु अपने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर ऑफ आपने और प्रीवियस में स्टूडेंट्स, आपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्रीवियस में आपने पढ़ा है कि जल, आपका वायु, हिमानी तीन कार्य करती है, अपर्दन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। और इस जो अपर्दन की जो मात्रा है वो सीधा प्रत्यक्षतः वृक्षों की मात्रा पर निर्भर करेगा। वृक्षों की मात्रा उस क्षेत्र के अंदर कितनी अधिक है, कितनी ज़्यादा है। इन द लॉन्ग रन द फॉरेस्ट एड ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को भी ये उस क्षेत्र के अंदर बनाने में सहायता करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को भी ये सहायता करते हैं। एंड फर्दर हेल्प इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ द डेजर्ट्स, दोनों के काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्द्रता और मनुष्यों के नियंत्रण के लिए आवश्यक काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा जो इनडायरेक्ट यूज है, दैट इज इंक्रीज ऑफ सोयल फर्टिलिटी। पौधे सड़ते हैं, गलते हैं, उनकी पत्तियां मिट्टी में मिलती हैं, मिट्टी के कारण ह्यूमस के फॉर्म में मृदा में जाती हैं, और जब मृदा में जाती है, मृदा की अपघटन क्रिया के कारण अपघटक उन्हें अपर्दित करते हैं, खंडित करते हैं, और खंडित होने के कारण वो छोटे छोटे, खंडित होने के बाद वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो मृदा की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मृदा की उत्पादकता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला इफेक्ट है द इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। जलवायु पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। एंड हैव फॉरेस्ट हैव a far reaching effect on the climate. They control the extreme of the climate by reducing the heat in summer and cold in winters. आपने महसूस किया होगा, अगर जिस क्षेत्र में अगर यदि वृक्षों का आवरण अधिक है तो आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगी। और इस तापमान को नियंत्रित करने में दोनों ऋतुओं में, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में, पौधे जो हैं काफ़ी सहायता करते हैं। दे आल्सो इन्फ्लुएंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये वनस्पति जो है वो वर्षा की मात्रा को भी प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। भाई मैंने कहा था टेम्परेचर को कम करती है, मॉइस्चर को बढ़ाती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी बढ़ाती है। और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगा। दे रिड्यूस द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द विंड। मैंने अभी कहा था कि जो पवन जो है उसको मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, और पवन जो है वो धीरे बहेगी तो अपरदन की क्रिया भी कम होगी और सीधा धरातल पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। थैंक यू।